since past 5 years, or I have a variety of experience with dealing with multiple type of disorders, including the anxiety disorders, depressive disorders, and other disorders. So आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज ओसीडी, और ओसीडी में अगर मैं इससे पहले कुछ मिसकंसेप्शंस की बात करूं तो ओसीडी बेसिकली आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई एम बीइंग एन ओसीडी एंड आई एम एन ओसीडी पर्सन। तो वो शायद हम अगर उन कॉनोटेशंस में उस चीज को समझें तो दे यूज्ड टू indicate themselves as being very organized and like the things want to be very clean. But if we are understanding OCD in those connotations, so we are just belittling the experiences that the person with OCD experience. So OCD has never been a choice, it's never been a preference. So moving towards कि OCD है क्या, अगर हम बात करें O की, जो कि OCD का O है, जैसे किसको हम obsessions कहते हैं, ये बेसिकली आपकी कुछ strain of thoughts हैं, urges हैं और images हैं that enters your mind against your will. यानी against your will है तो that means that is unwanted thoughts, images or urges. Here comes the first defining feature of obsession, जिसको हम कहते हैं वो आपका जो है intrusive quality का, that something intruding your mind against your will. सेकेंड फीचर जो कि आता है जिसको हम कहते हैं अनएक्सेप्टेबिलिटी का, इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर कोई आपकी मर्जी के खिलाफ आपके घर के अंदर एंटर हो रहा है तो यू डू फील योरसेल्फ एज बीइंग गेटिंग एंशियस एंड बिकॉज यू डोंट लाइक दैट. तो दैट इज द सेकेंड फीचर ऑफ ऑब्सेशंस व्हिच इज अनएक्सेप्टेबिलिटी एंड यू डू फील अनॉयड एंड अनप्लेजेंट. ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास थर्ड फीचर आता है. थर्ड फीचर में बेसिकली आपकी आती है सब्जेक्टिव रेजिस्टेंस, that when you have those thoughts in your mind, you begin to control or suppress that thought, or you try to avoid those thoughts. Then the fourth defining feature of OCD is uncontrollability, that you feel yourself as being less in control or less in charge of those obsessions, and you feel that you are helpless when you have that obsessions, and what the obsessions compel you to do, you feel yourself as doing that. पांचवा फीचर जो हमारे पास आता है जिसको हम ईगो डिस्टोनिसिटी कहते हैं या ईगो एलियन कहते हैं, कि आपके पास जो आपकी ऑब्सेशनल थॉट्स होती हैं दोज आर अगेंस्ट योर कोर बिलीफ वैल्यूज. मिसाल के तौर पर एक जो शख्स जो कि बहुत मजहबी है, जो कि मजहब के असूलों का पाबंद है और उसके दिमाग में मजहब के खिलाफ सोच आने लगते हैं, तो तब ऑब्सेशंस आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू द पर्सन कोर वैल्यूज. Moving towards the C is the compulsion, which is the repetitive act जो कि हम बार बार इसलिए करते हैं just to reduce the anxiety या उन consequences को, उनके likelihood को कम करने के लिए, जो कि हमारे दिमाग में ख्याल आए हुए होते हैं कि अगर मैंने अपनी obsessions पर अमल ना किया तो ये ऐसा हो सकता है. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर ये ख्याल आ रहा है कि मैंने अगर चूल्हा बार बार या मैंने चूल्हा अगर बंद ना किया तो हो सकता है मेरा घर जल जाए और मेरी फैमिली खत्म हो जाए और अल्टीमेटली आई विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट. अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास बीइंग ह्यूमन हमारे पास बहुत सी ऑब्सेशंस आती हैं, हमारे दिमाग में बहुत सी सोचें आती है. ठीक है. लेकिन वो वहम वाले ख्यालात या वो ऑब्सेशंस हम सबको ओसीडी नहीं बना देती. जो चीज हमें ओसीडी बनाती है वो इसका थर्ड एस्पेक्ट है जो कि है डिसऑर्डर एस्पेक्ट, जो कि डिटरमिन करता है कि बंदे को कितनी डिसफंक्शनैलिटी यानी डे टू डे लाइफ के टास्क को करने में दिक्कत आ रही है अगर उसकी ऑब्सेशंस और कंपल्शंस मौजूद हैं उनकी वजह से, और कितना डिस्ट्रेस कॉज हो रहा है जब भी उसको जो है वो ये ऑब्सेशंस आती है या वो कंपल्सिव एक्ट करता है. अब हमारी कंपल्शंस जो है वो टेम्परेली तो हमारी एंजाइटी को रिलीव कर देती है, यानी हमारी एंजाइटी सबसाइड हो जाती है, मगर ये बिल्कुल इसी तरह से कि अगर आप एक मॉन्स्टर को फीड करेंगे तो वो मॉन्स्टर मजीद बड़ा होता जाएगा. तो इसी तरह से अगर आप अपनी एंजाइटी को रिस्पॉन्ड करेंगे या एंजाइटी को कम करने के लिए वो एक्ट्स करेंगे तो यू अल्टीमेटली लेटिंग योर बिलीफ इवन मोर इनटू इट कि यू हैव टू रिड्यूस द एंजाइटी, you have to subside the anxiety by doing certain type of compulsive act. अब जब आपके पास डिसफंक्शनैलिटी का एस्पेक्ट आ जाता है, जब आपको डिस्ट्रेस कॉज हो जाता है, only then the person is being labeled as obsessive compulsive disorder. Now
When you do something again and again repeatedly just to make yourself feel right, there comes the defining feature of OCD, which is the doubt. So when you have doubt, you are just letting yourself spinning in that doubt, and you just begin to question everything. Have I checked the door? Have I locked the door? Did I really get close to the door and I have to check it? Am I going on the right path? What if I'm not going on the right path? Did I offer the prayer in the right way? What if I have not? I have to repeat the prayer. तो जब हम इतने ज्यादा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, तो ये सोचे हम पर हावी होने लग जाती है, एंड दे गेट इन कंट्रोल ऑफ अस रादर वी बीइंग इन कंट्रोल ऑफ देम. ठीक है, तो दैट इज वेयर वी नीड टू डिस्टिंग्विश कि आपकी सोचे जब आपको कंट्रोल करने लग जाए, तो यू आर अल्टीमेटली बी सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. And as per the books and as per the criteria, obsessive compulsive disorder हम उस वक्त डायग्नोज करते हैं कि जब बंदे का 1 घंटे से जायद इन सोचों में या इन अवामिल में गुजरता हो जो कि उसके लिए एंजाइटी प्रोवोकिंग है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि तो ना यू वुड नेवर बी सेइंग दैट इफ यू आर OCD based on the fact that you're only having certain type of obsessions. So moving towards the second thing, that what are the common themes in OCD. हम कुछ ऐसे थीम्स की बात करेंगे जो हमारे पास रिपीटेडली रिपोर्ट हो रहे होते हैं, जिसमें से पहला थीम है कंटेमिनेशन का. कंटेमिनेशन बेसिकली जो कि ओसीडी में हमारे पास बड़ा फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट हो रहा होता है, जिसमें बंदे को ये लगे कि वो जो है या वो किसी कोई डिजीज जो है वो हो सकता है उसको हो जाए, या उसकी वजह से किसी को कोई डिजीज हो जाए. उसके बाद हमारे पास हार्म का थीम आता है, जिसमें बंदे को ये खौफ होना कि उसकी वजह से किसी को जो है वो कोई ना कोई जो है वो हार्म हो जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा. मिसाल के तौर पर एक माँ को बार बार ये ख्याल आना दैट शी विल हार्म हर चिल्ड्रन, और उसको और उस थॉट को खत्म करने के लिए वो बार बार जाके जो है वो अपने बच्चों को देखती है जस्ट टू इंश्योर वन सेल्फ कि हाँ कि उसके बच्चे ठीक हैं. नेक्स्ट इज द सेक्सुअल और द पीडोफिलिक थॉट्स. इसकी मिसाल इस तरह से एक शख्स जो कि बहुत जो है वो मजहबी असूलों का पाबंद है और उसको बहुत दुनिया की और दीन की तमीज भी है, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल बार बार पॉपअप होना कि हैव आई टच्ड द चाइल्ड इन एन इनअप्रोप्रिएट वे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है थीम, जिसको हम कहते हैं जस्ट राइट सिमेट्री, जो कि जिसमें कोई स्पेसिफिक ऐसे बिलीफ नहीं होता, लेकिन यू फील योरसेल्फ यू हैव सम टाइप ऑफ अनकंफर्टेबल टाइप ऑफ फीलिंग एंड यू फील दैट समथिंग इज नॉट राइट एंड यू नीड टू गेट थिंग्स राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो बार बार अपनी जो है वो बुक्स की अरेंजमेंट अगर आप कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आपको ये हो कि मेरा जो बैंक अकाउंट नंबर है दैट शुड बी एन इवन नंबर और दैट शुड बी कंप्लीटली एन ऑड नंबर. तो these are the types of obsessions we do have in just right symmetry. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कॉमन थॉट्स क्या होती हैं ओसीडी में. तो कॉमन थॉट्स में सबसे पहली जो हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये थॉट्स बनती कैसे हैं या ये थॉट्स होती कैसे हैं, या ओसीडी में बेसिकली फिनोमेना क्या हो रहा होता है. उसमें ये होता है कि देयर इज अ फॉर्म ऑफ मैजिकल थिंकिंग. मैजिकल थिंकिंग से मुराद ये है कि हम ये समझते हैं कि थिंकिंग विल मेक थिंग्स हैपन, यानी सोच का आ जाना इज इक्विवेलेंट टू एक्शन. सोच कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू एक्शन इफ द डीड्स आर नॉट एडेड इन इट. दिस इज व्हाट इज नीडेड टू बी अंडरस्टूड. अच्छा, इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. अगर आपको किसी भी शख्स जो कि ओसीडी का शिकार है और उसको ये ख्याल आए कि पता नहीं मैंने चूल्हा बंद किया था कि नहीं किया था, और उस थॉट को वो इतना एग्जैजरेट इस तरह से करे कि अगर चूल्हा बंद ना हुआ तो हो सकता है कि घर को आग लग जाए, अगर घर को आग लग गई तो घर वालों को कुछ हो जाएगा, घर वालों को कुछ हो गया तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं एक बुरा शख्स हूँ, मैं एक बुरा आदमी हूँ. एंड द पर्सन बिगिन टू कंसिडर him or herself as being a bad person. How does that mere thought considered or makes you a bad person? That is what is needed to be challenged or treated when we are doing the CBT or other forms of therapy or when dealing with the obsessive compulsive disorder.
The second thing is over importance of thought. Over importance of thought से मुराद ये है कि हम अपनी थॉट्स को बहुत ज्यादा अहमियत देने लग जाएं. मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई ख्याल आया है किसी भी चीज के बारे में, या कोई ख्याल अगर बार बार जहन में क्लिक कर रहा है, तो यू कंसिडर योरसेल्फ दैट थॉट एज बीइंग राइट, एज बीइंग करेक्ट. मिसाल के तौर पर अगर आपको ये ख्याल आ रहा है कि यू हैव टच्ड द चाइल्ड इन एन इनअप्रोप्रिएट वे एंड दैट थॉट इज repeatedly coming into your mind, so you consider yourself as that this thought is right. Next is the intolerance for uncertainty. मतलब ये इसका है कि आपको एक जो ख्याल आ रहा है कि मैंने जो है अनसर्टेनिटी, yet you cannot tolerate the uncertainty. अगर आपको किसी चीज के बारे में 100% assurance नहीं है, तो you cannot be with that thing. You have to just be sure, be 100% sure for that. और उसके अंदर कोई भी मतलब मुमकिन जो है वो चीज नहीं है कि 99% नहीं, 100% यू मस्ट बी श्योर. बिकॉज अगर वो 100% आप श्योर नहीं है, तो यू फील योरसेल्फ एज बीइंग अनसर्टेन एंड यू फील यू कैन नॉट टॉलरेट दैट एंजाइटी. नेक्स्ट इज ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट. कि मिसाल के तौर पर जितने चांसेस किसी चीज के होने के नहीं है, तो आप उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि अगर जो है थोड़े से भी चांसेस हैं किसी चीज के होने के, तो आप उस चीज को ये कहते हैं कि दैट मीन्स कि वो चीज हो गई है. दैट इज द ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट. थोड़े से चांसेस की बेसिस पे यू आर जस्ट exaggerating that things will happen, or there is very likely chance that things will happen. Now, considering these obsessional OCD themes, next we will move to get what are the types of compulsions we used to have. Types अगर हम बात करें तो compulsions की दो types होती हैं. एक होती है जी mental compulsions, एक होती है physical compulsions, और ये जिसको हम overt और covert compulsions भी कहते हैं, या behavioral या फिर behavioral compulsions जो कि observable होती हैं. अब होता ये है कि हमारे पास जो compulsions होती हैं, there is not like कि आपके पास हमेशा एक लॉजिकल कनेक्शन मिलेगा. जैसे बंदे को अगर गंदगी के ख्यालात आ रहे हैं, तो सिर्फ तभी आप देख रहे हैं कि वो जो है एक सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अपने हाथ धो रहा है, और तब जाके उसको जो है वो उसकी एंजाइटी सबसाइड हो रही है. There cannot be, this is not necessary कि हमेशा ऑब्सेशन और कंपल्शन के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन हो. मिसाल के तौर पर there can be like बाज़ औक़ात बंदे ने ये सोचा हो कि अगर मैं 3 दफा टैप करूंगा तो अर्थक्वेक विल स्टॉप एट सम प्लेस जहां पर भी वो आ रहा है. नो दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट मतलब हमें लॉजिकल नहीं लग रहा होता, या हमें समझ नहीं आ रहा हाउ इट इज पॉसिबल, बट पीपल विल ओसीडी डू हैव सच टाइप ऑफ थॉट्स. नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स के आपके पास अपने ऑब्सेशंस कंपल्शंस में क्या किस तरह की फॉर्म्स आ सकती हैं, तो उसमें हमारे पास आप देखिए चेकिंग हो सकती है, काउंटिंग हो सकती है, उसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिचुअल्स हो सकते हैं जो आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक रिजिड टाइप ऑफ रूल्स हो सकते हैं. अब नेक्स्ट चीज जिस पर हम बात करेंगे कि ओसीडी में जो है हम लोग किन किन जो है वो ट्रीटमेंट मोडालिटीज के ऊपर काम कर सकते हैं, ओसीडी को ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. So there are a variety of modalities of treatment available for OCD, and some of them are very advanced and are very they are showing very good results. जिसमें एक तो आपके पास behavioral टेक्निक आ जाती है, या behavioral intervention जिसको हम behavioral reattribution कहते हैं, जिसको हम लोग जो है वो आपके पास exposure and response prevention होती है. अब एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन किस तरह से काम कर रही होती है. एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन में वी आर लाइकली टू एक्सपोज द पर्सन विद द फ्रॉम व्हिच द पर्सन फियर्स. फॉर एग्जांपल, किसी को ये ख्याल आना या किसी को ये होना कि भाई अगर मैंने किसी भी पब्लिक वॉशरूम को उसके हैंडल को हाथ लगा दिया तो आई माइट कैच अ डिजीज, तो हम उसको उन सिनेरियोज के साथ एक्सपोज करते हैं जस्ट टू let or disconfirm the belief the patient is having. अब होता क्या है, जब भी हम ERP को प्रैक्टिस करते हैं तो ERP में हमारे पास जो सबसे पहली काम होता है हम ये करते हैं कि पेशेंट की जो बिहेवियर्स जो कि वो अवॉइड कर रहा होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, एक शख्स जिसको कंटामिनेशन का फियर है, तो वो जो है हाथों पे ग्लव्स पहनकर जो है वो दरवाजा खोल रहा है, या फिर वो इस तरह से कर रहा है कि वो किसी से वो कह रहा है कि आप दरवाजा मेरे लिए खोल दें, या आपको ये खौफ होना कि कहीं कोई ना कोई जो है मतलब ऐसे तमाम चीजें
जिसमें आपने कोई ना कोई अपने किसी ना किसी तरह के बिहेवियर्स को अवॉइड किया हुआ है। हम उन तमाम बिहेवियर्स के राउंड जो है वो ईआरपी करवाते हैं। जब हम ईआरपी करवाते हैं तो जो आपके हाई अवॉइडेंस बिहेवियर और एक लो अवॉइडेंस बिहेवियर यानी एक हायरार्की बनाते हैं कि सबसे ज्यादा आपको एंजाइटी किस चीज से हो रही है। मिसाल के तौर पर बंदा कहता है कि मुझे जो है अपनी चप्पल पहनने में बहुत एंजाइटी होती है क्योंकि मुझे उसमें से कंटेमिनेशन की थॉट्स बहुत ज्यादा आती हैं, दोज आर अनबेरेबल फॉर मी, कि मेरी एंजाइटी बहुत बहुत ज्यादा पीकअप कर जाती है। उसके बाद उसको यूं लगता है कि मैं अगर दरवाजों को खुद खोलूंगा या मैं दरवाजे के लॉक को खोलूंगा या मैं कहीं किसी का पब्लिक प्लेस पे जा रहा हूँ वहां पर खुद खोल रहा हूँ तो रादर देन कि मैं उसको हाथ से खोलूं, मैं उसको जो है वो एल्बो से खोलता हूँ बिकॉज आई हैव द फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज। तो जिन जिन चीजों से या जिन जिन सिनेरियो से उसको खौफ होता है उसके नाम हम एक हायरार्की बनाते हैं और उस हायरार्की में उसकी फिर रेटिंग करते हैं कि हाउ मच fear do you used to have when you have towards all these avoidant behaviors। अब जब आपने हायरार्की बना ली तो अब आप उसकी सिचुएशन के साथ उसको एक्सपोज करते हैं। When you expose the person to that situation, you ask the person to stick with the situation and don't do any type of compulsive behavior जो कि आप पहले कर रहे थे उस एंजाइटी को सबसाइड करने के लिए। ये जो आपके दिमाग में उस जो है वो जो आपके साथ वो जो सोच आपको पहले आती है, ऑब्सेशंस आती हैं, उन सोचों को खत्म करने के लिए, उन सोचों से होने वाली एंजाइटी को खत्म करने के लिए जो भी आप रिस्पॉन्स देते हैं उसको आपने रिस्पॉन्स को नहीं देना। अब ये स्ट्रैटेजी काफी से ज्यादा जो है वो मतलब मानी जाती है और काफी से ज्यादा जो है लोग इस चीज को जो है वो पसंद करते हैं। ये काफी ज्यादा इसके मतलब हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपके दिमाग के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो मॉडिफाई हो जाए या उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उसको अगर नए प्रिंसिपल्स पे आप उसको ट्रेन करें तो ब्रेन विल गेट अडेप्टेड टू इट। तो ईआरपी में बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, इसके दो मेन प्रिंसिपल्स हैं कि एक आपने जस्ट कंफर्मेशन ऑफ बिलीफ करना है, लाइक it's not always the safety behavior or your response that will result in reducing your anxiety। और दूसरी चीज के आपका जो elimination of safety behavior है that you don't have to feed your monster, you don't have to respond to your obsession, you don't have to respond to obsession in your way that will ultimately enhance those obsessions and enhance your anxiety। अगर हम अगली बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं जी के जिसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हमारे पास सीबीटी है, सीबीटी जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किस तरह से काम करती है, जब भी हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ओसीडी के लिए यूज कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उस पर नॉर्मलाइजेशन पे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन से मुराद ये है कि वी बिगिन by letting the patient know that these are the type of thoughts that are very common इन पीपल। वहम का आना इज नॉट रॉन्ग। अगर आप मेरे पास इस इलाज के लिए इस वजह से आए हैं कि मैं आपकी सोचें बंद कर दूं या मैं आपकी सोचों का आना जो है वो खत्म कर दूं, दैट कैन नेवर बी पॉसिबल। क्योंकि आपका दिमाग एक मशीन की तरह से है, जिस तरह से आपके जिस्म के बाकी आज़ा के अपना काम है तो दिमाग का काम है सोचना। और अगर हम सोचने पे फोकस ना करें या हम अगर ये कहें कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये करते हैं कि हमारी सोचें हमें किसी किस्म की भी सोचें ना आए, तो दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। योर ब्रेन is thought machine and that will continue to thought about things, multiple type of things। अब what is needed to be done in that way, हम वो जो कि हमें उस चीज को समझाना है वो ये समझाना तो नहीं, एटलीस्ट हमें उनको चीज के बारे में हमें उनको बताना होता है। वो ये होता है कि इट इज द वे यू अप्रेज दैट सिचुएशन। जिस तरह से आप सिचुएशन को अप्रेज करते हैं वो चीज आपको चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो कि अपने दोस्तों के साथ किसी जंगल में जाता है और वहां पर वो आराम से उनके साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसको उसका दोस्त ही कह देता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर शेर हो और शेर आ जाए हमें जो है नुकसान पहुंचा दे। तो अब ये ख्याल उस लड़के के जहन में बार बार आए कि कहीं कहीं से शेर ना आ जाए, कहीं से शेर ना आ जाए। द पर्सन इज appraising that thought as being right, that thought as being true। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसकी ये सोच उसको मजीद जो है वो परेशान करेगी, उसको एंशियस करेगी। क्यों कि जो पर्सन है वो अपने इस थॉट में बिलीफ रख रहा है कि हाँ भाई अगर ख्याल आया कि कहीं से शेर आ जाएगा, दैट अल्टीमेटली मीन कि वो सोच वो मतलब वो वाकई ऐसा हो जाएगा। नाउ
व्हाट वी हैव टू डू इन सीबीटी, हम क्या करते हैं कि हम उसके थॉट को, उसके एक्शन को साथ डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज से मुराद ये है कि हम लोग उसको ये सिखाते हैं या उसको ये बताते हैं कि थॉट्स कैन नेवर बी इक्वलेंट टू द एक्शन और कैन नेवर बी इक्वलेंट टू द इवेंट। ठीक है, आपको ये ख्याल आ जाना कि आपने चूल्हा खुला छोड़ दिया है तो आपको जो है वो किसी को कोई नुकसान पहुंच जाएगा, कोई आपकी वजह से कोई जल जाएगा, आपका घर खत्म हो जाएगा, तो that is something that you're over exaggerating your responsibilities. You are responsible for the things that are being given to you and the responsibility, and but you are being entangled in that vicious cycle of responsibilities. उसके बाद हम जो बात करते हैं वो हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में थॉट वर्बल चैलेंजिंग की बात करते हैं कि हम लोग पेशेंट्स को जो है बेसिकली डिफरेंट तरह की वर्बल चैलेंजिंग की टेक्निक्स के थ्रू हम उसके साथ जो है वो ओसीडी रिलेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में हम बेसिकली जो उसका थॉट सिस्टम और उसका बिलीफ सिस्टम बने हुए होते हैं उसको रिविजिट करके उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, because it's always been the cognitive distortions as per the CBT that leads to different type of disorders. अब आपके पास मल्टीपल तरह की डिस्टॉर्शन जो है वो काम कर रही होती है डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स में। अमूमन जो आपके पास ओसीडी में काम कर रही होती है वो होती है कैटास्ट्रोफाइजेशन का होना, परफेक्शनिज्म का होना, या फिर आपका बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर जो है वो आपका थ्रेट को ओवर एस्टिमेट करना, अपने थॉट्स को बहुत ज्यादा ओवर इम्पोर्टेंस देना और ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ हार्म और रिस्क होना। तो दीज आर द ऑल cognitive distortions that are likely to happen when we are having the OCD. अब OCD में हम लोगों ने जब थॉट एक्शन और थॉट इवेंट डिफ्यूजन करनी होती है तो हम साथ साथ डिफरेंट तरह की जो है वो और स्ट्रैटेजीज भी यूज करते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती है कि हमने किस तरह से जो हमारा मेन एजेंडा है कि हमने किस तरह से कंपल्शंस को रिड्यूस करना है, क्योंकि वी आर अल्टीमेटली लेटिंग द क्लाइंट कि वो किस तरह से अपनी एंजाइटी के साथ रहना सीखता है या अपनी एंजाइटी को जो है वो उसके साथ हैबिचुएट होता है। हैबिचुएशन विद द एंजाइटी, बिकॉज व्हेन वी गेट हैबिचुएटेड विद द एंजाइटी we are less likely to engage in those type of behavior that are aimed at reducing the anxiety. So एक और काम जो हम लोग डीसीबीटी में करते हैं जिसको हम कहते हैं डिटैच्ड माइंडफुलनेस। डिटैच्ड माइंडफुलनेस से मुराद ये है कि आपको ये बताना कि वहम का ख्याल होना और वहम के ख्याल के मकसद में फर्क है। If you just begin to make the meaning out of your obsessions, you are really letting your problem to even more get worse, because वहम का ख्याल आपके लिए सिर्फ जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वहम के ख्याल का मतलब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप जो है वो ख्याल को जो है वो इक्वेट कर रहे होंगे एक्शन से तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू द एंजाइटी। इसकी बिल्कुल इस तरह से मिसाल दी जा सकती है कि आप 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 + 0 जो है कैन नेवर बी इक्वलेंट टू 4। तो आपका थॉट आपकी डीड होगी तो ओनली देन दैट इज इक्वलेंट टू योर action. तो without adding the deeds that can never be equal to the action. ठीक है, ख्याल में सिर्फ ये आना कि मुझे जो है मैंने कहीं नमाज में रकत जो है वो गलत ना पढ़ती हो, या मैंने नमाज में जो है वो सही से दुआ नहीं पढ़ी या मैंने सही से नहीं नमाज अदा की, that won't make you कि आपके अंदर आपने कोई गुनाह सरकत कर दिया है या आप जो है वो दोज़ख में चले जाएंगे। That is never been equal to it. The thought plus action, आपकी डीड जो है that will ultimately leads to your final action. अच्छा, उसके बाद हमारे पास सीबीटी में हम लोग अब एक और एडवांस वर्जन की जो सीबीटी हम यूज करते हैं जिसको हम इन्फरेंस बेस्ड सीबीटी कहते हैं। इसमें हम ऑब्सेशनल डाउट के साथ या ऑब्सेशनल बिलीफ के साथ बात करने के अलावा हम ये देखते हैं कि हाउ दैट डज डाउट हैज बीन स्टार्टेड, व्हाट brings that doubt, what is the initiating factor of that doubt, and that is an advanced version of CBT and that has proven to be very successful over the past few years. मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहूंगी वो मैं बात करना चाहूंगी कि हम ACT को या एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी को किस तरह से यूज करते हैं फॉर द OCD।
एक्सेप्टेंस एंड कमिटेंस थेरेपी। एक्सेप्टेंस एंड कमिटेंस थेरेपी एक रिसेंटली जो है वो हमारी थेरेपी है जिसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं कि उसके नैरेटिव के अकॉर्डिंग we are not dealing with our internal experiences and we never aim to change those internal experiences. Like we are not dealing with that obsession and that anxiety. We are dealing with the impact of this obsession on our behaviors. और वो उसका मानना ACT के narrative के according अगर हम obsessions की वजह से किए जाने वाले रवैयों को चेंज कर लेंगे तो that will ultimately lessen the that will ultimately get our problem even less worse. अब ACT में हम लोगों का क्या एम होता है या एक्सेप्टेंस एंड कमिटेंस बिहेवियर थेरेपी में हमारा क्या एम होता है? इट्स बेसिकली एक हेक्सागन है ACT का जिसमें आपके पास फर्स्ट पे बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट है, डिफ्यूजन है, थर्ड पे हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट आ जाती है एंड कमिटेड एक्शन कमिटेड एक्शन 6 इसका हेक्सागन में आते हैं। आज हम जिससे रिलेवेंट ACT के जिन एस्पेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे वो हमारे पास है एक्सेप्टेंस और वैल्यूज। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस और वैल्यूज को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द OCD। अगर हम एक्ट पे बात करें तो वो ये एक्ट के अकॉर्डिंग OCD से होने वाली जो एंजाइटीज, OCD की वजह से जो होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वी जस्ट लेट दैट एंजाइटी बी देयर, ठीक है, and rather than attaching ourselves with that anxiety, we just incline our behavior in the direction that is valuable for us and that is vital to us. So एक्ट का बेसिक नैरेटिव क्या है कि डू नॉट इंटरैक्ट विद द ऑब्सेशंस, ठीक है। लेकिन अगर CBT की बात करें, CBT जो बात करता है वो कंटेंट पे बात करता है, यानी वो ये बात करता है कि अगर कोई ऑब्सेशन है, आपका कोई सर्टेन टाइप ऑफ बिलीफ है तो उस बिलीफ को हमें चैलेंज करना है। मिसाल के तौर पर जिस हमने भी बात की थी, अगर आपको ये ख्याल आ गया है कि आप कोई जो आप में से कोई आपसे कोई गुनाह हो गया है, आपको ये ख्याल आ गया कि आपने नमाज में गलत दफे पढ़ दी है, so that is equivalent कि आपने वाकई वो काम कर दिया, that can never be equivalent to that, your thoughts can never be equivalent to the action. अब एक्ट में जो है हम फोकस करते हैं कि किस तरह के हमारे जो है वो इंटरनल एक्सपीरियंसेस जो है वी आर नेवर गोइंग टू इंटरैक्ट विद दैट। हम जो एक्ट में फोकस करते हैं, जो हमारा एक्ट में हम जिस चीज़ों में बात करते हैं, दैट वी गेट कनेक्टेड विद आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, हाउ दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड and how they will be represented once they are being changed. Now ACT में जो फोकस होता है वो 3 चीजों पे होता है। पहला the context of the behavior, ठीक है, उसके बाद of the हम पर्सन पे फोकस कर रहे होते हैं और फंक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट। इससे क्या मुराद है कि आपने जो ये देखना होता है कि जब भी कोई ऑब्सेशन आ रही है, हाउ द पर्सन इज बेसिकली रिस्पॉन्डिंग टू दैट। रिस्पॉन्डिंग टू दैट उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड चीज आती है कि जब भी आपको कोई ना कोई ऑब्सेशन आ रही है तो आप उस ऑब्सेशन से आपका रवैया कैसे मुतासर हो रहा है, ठीक है, और थर्ड चीज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मुतासर होगी। इसको मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो इसकी इस तरह से कि मिसाल के तौर पर जब भी आपको कोई ऑब्सेशन आती है, आपको कोई वहम वाला ख्याल आता है तो आपको डेफिनेटली एक इंटरनल एक्सपीरियंस जनरेट होता है, दैट इज ऑफ एंजाइटी, और जिसकी वजह से आप एक सर्टेन टाइप ऑफ कंपल्सिव एक्ट कर रहे हैं, एक बिहेवियर कर रहे हैं टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी। तो in CBT we are interested at how what was the thought, what was the behavior you have done to eliminate that anxiety and how much dysfunctionality it is causing to you. But in ACT, acceptance and committance therapy, we are interested in that how does that obsession affected you, how do you respond to that obsession, what type of how does your behavior is being impacted by that obsession and how it is affecting your quality of life. And CBT we are considered with the legitimacy or the logical nature of your obsession के यानी we are more interested in CBT in changing the content कि content क्या था या thought का basically क्या core था या क्या content था।
अच्छा, अब मूविंग टूवर्ड्स के आपका जो है वो एक्ट का बेसिकली एम क्या होता है, या एक्ट में हम लोग करते क्या है। एक्ट में सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि हम जो मेन एम है एक्ट का, दैट इज ऑफ साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज, जो कि हम अगर ओसीडी को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। बंदे के कुछ रिजिड रूल्स बने होते हैं। मिसाल के तौर पर 5 दफा हाथ धोऊंगा धोऊंगा तो तभी मैं जो है वो बीमारी से बच सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने जो है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए अगर मैंने आयतल कुर्सी या कुछ पढ़ा तो ओनली देन आई बी एबल टू जस्ट shut down my thought that I am turning into a person who is not good enough in his or her deed. अब यहाँ पर जब हम एक्ट की बात कर रहे होते हैं या हम एक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमने एक्ट के ऊपर साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना होता है, हमने उन रिजिड रूल्स को ब्रेक करना होता है। अब साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जी एक्सेप्टेंस पे, या जिसको हम कहते हैं विलिंगनेस। एसीडी एक्सेप्टेंस और विलिंगनेस से मुराद ये है कि whenever a person is coming to you to deal with that OCD, the person wants to get rid of that internal experiences। और जब वो इस चीज के लिए आमादा होता है कि उसको अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस से, जो कि उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर डाल रही है, उसको बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं, तो वी आर मेनली फोकसिंग कि हम उसको किस तरह से जो है उसके अंदर उन इंटरनल एक्सपीरियंसेस को लेकर एक्सेप्टेंस ला सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्टेंस बेसिकली आपका इस तरह से है कि एक्सेप्टेंस में अगर मैं उसको बताऊं तो एक्सेप्टेंस में जो मैं मेटाफर यूज करती हूँ, दैट इज अ क्लीन पेन एंड डर्टी पेन। ये हमारी क्लीन पेन है, ठीक है, दैट इज नेचुरल एंड एक्सपेक्टेड पेन। हमें पता है कि भाई बीइंग ह्यूमन हमें बहुत सी चीजों के साथ गुजरना पड़ता है, हम बीमार भी होते हैं, किसी अपने की डेथ भी होती है, बात का कोई किसी क्राइसिस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। दैट इज द नेचुरल पेन एंड दैट इज द क्लियर पेन बीइंग फेस्ड बाय एवरी ह्यूमन। मगर जब हम उस क्लीन पेन को डर्टी पेन बनाने लग जाते हैं, देन द साइकिल एक्सपेंड्स। अब ये डर्टी पेन कैसे बन जाती है, या ये डर्टी पेन हमारे लिए किस तरह से काम करती है कि हम अपनी सफरिंग्स में ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं क्लीन पेन को पेन कहूँ और डर्टी पेन को सफरिंग कहूँ तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। अब हम सफरिंग में किस तरह से ऐड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपको ये ख्याल आना कि I am inappropriate, I have touched a child in an appropriate way। जब आपको ये ख्याल आया तो यू बिगिन टू जस्ट गेट बैक योर सेल्फ, और आपने जो है उस ख्याल की नफी करने के लिए, उस ख्याल को चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स किए। आपने अपनी सोच में उस चीज को जो है वो पूरा रिप्ले किया कि कहीं मैंने ऐसा कर तो नहीं दिया, या मैंने कहीं ऐसा एक्ट तो नहीं कर दिया। आपने जो है उसकी रीअश्योरेंस के लिए हर वो हरबा किया, आपने फिर दिमाग में सारी रील दोबारा से चलाई, और आपने जो है वो अपने आप को अपनी जो है अपने आप अपनी जो है अपनी इस रीअश्योरेंस के चक्कर में आपने बार बार अपनी एंजाइटी को सबसाइड करने के लिए डिफरेंट तरह के अवामिल किए। नाउ कैन यू सी कि एक सोच को एक सोच की नफी करने के लिए, एक सोच से छुटकारा हासिल करने के लिए आपने कितने ऐसे एक्ट्स किए जो कि आपको मजीद डिस्ट्रेस का शिकार कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बिलीफ डाल रहे हैं कि हाँ भाई यू हैव डेफिनेटली टच्ड अ पर्सन इन एन इनअप्रोप्रिएट वे। और उसकी वजह से क्या हुआ, दैट यू आर अल्टीमेटली इंक्रीजिंग योर सफरिंग्स, and when you are increasing your sufferings, that cycle expands, and then when that circle expands, so you are basically increasing your dirty pain. So dirty pain is always being created। वो पेन जो कि हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, it's not being always there for us। तो एक्सेप्टेंस या विलिंगनेस क्या होती है हमारे लिए, वो समझना हमारे लिए जरूरी है कि वी मस्ट एक्सेप्ट दैट इट्स ओके टू हैव दैट क्लीन पेन, बट व्हेन वी आस्क आवरसेल्व्स टू बी देयर, टू बी आउट ऑफ दैट clean pain and have that dirty pain too, so we just ultimately suffer। Dirty pain is always a pain that is being created by one's own mind। Now
Now, when we focus on the another goal जिस पे हम बात करते हैं जो कि हम लोग psychological flexibility में ACT में करते हैं, that is the psychological flexibility. Psychological flexibility क्या है? Psychological flexibility के तीन major components हैं. The first thing that how we are connecting with our present moment. That how can we connect to the moment at present. अब इसमें बेसिकली जो कि हम लोग अपने आप को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाई डज देयर इज अ नीड टू कनेक्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट. अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो 47% ऑफ आवर थॉट्स आर ओनली ऑफ द फ्यूचर और ऑफ द पास्ट. दैट मीन्स कि हम तकरीबन अपने दिन का 50% हिस्सा फ्यूचर में और माजी में गुजार रहे हैं. That is not wrong if it is not making you feel disturbed. बट अगर वो फ्यूचर की सोचे या वो माजी की सोचे आपकी वरीज रिलेटेड है तो then that definitely will affect you. That definitely will make you feel कि आपको वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करेंगी और आपके लिए वो डिस्ट्रेस कॉज करेंगी. तो हाउ कैन वी स्टे इन दैट प्रेजेंट मोमेंट? उसके लिए हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि वी मस्ट स्टे माइंडफुल. जब हम माइंडफुलनेस की बात एसीटी में करते हैं तो एसीटी में माइंडफुलनेस से मुराद ये होती है कि हम ज्यादा एक pragmatic अप्रोच रख रहे होते हैं. एंड बाय व्हेन वी आर बीइंग pragmatic we are trying to stay connected with the present in a more practical way. Now, अब इसके लिए मैं एक माइंडफुलनेस को करवाने के लिए या माइंडफुलनेस जो है माइंडफुलनेस को यूज करते हुए जो प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्शन बिल्डअप करवाती हूँ उसमें मैं डीप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करती हूँ जिसमें माइंडफुल डीप ब्रीदिंग कहती हूँ. इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इनहेल. व्हेन यू आर इनहेलिंग just let your eyes be open. और जब आप inhale कर रहे हो तो you have to notice what type of changes you are experiencing in your body. Your chest going up, your chest going filled with all the air, your lungs are being filled with all the air. And when you have a deep breath, just look into this, just feel yourself, just feel your every organ having that air from the outside and feel that the air you are getting in is a cooler one. And after, when you exhale, you feel, just close your eyes and feel that how your air, the air coming out of your nose is warmer. Now, when you are doing this exercise, do connect with yourself that how does that you're noticing the whole process of breathing. When you're noticing the whole process of breathing, you're ultimately letting yourself to be staying connected with the present moment. Now, being mindful means that you are being connected with your own present moment. It's healthy, no doubt. When you are practicing this technique, there are lots of thoughts coming to your mind. बहुत सी thoughts, बहुत से emotions आपके दिमाग में चल रहे होते हैं. लेकिन you can imagine your thoughts and emotions as being written on a poster. एंड आप वो पोस्टर जो है वो कोई किसी भी आप आर्मी या बटालियन को इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि दोज पोस्टर्स आर बीइंग टेकन अवे. एंड व्हेन यू कंसिडर दोज पोस्टर इज टेकन अवे you are realizing at that point in time कि आपके साथ वो सोचे भी आप उन सोचों को भी नोटिस कर रहे हैं and you are still being connected in the present moment. Now, when you are still being connected in the present moment, you have the capacity of staying connected with the present and not being hooked, not being provoked by your own thoughts. अब यहाँ पर जब आपकी सोचे और आपके इमोशंस के साथ आप कनेक्ट करना सीख जाते हैं तो यू आर बीइंग मोर एबल टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स एंड बी लेस प्रोवोक्ड बाय दोस थॉट्स. जैसे कि ओसीडी में आपकी जो ऑब्सेशंस हैं कि कोई भी ऐसी अनवांटेड अर्जेस या अनवांटेड थॉट जो कि आपको प्रोवोक कर रही होती हैं वो आपके अंदर एंजाइटी कॉज कर रही होती है और वो एंजाइटी आपको मजीद प्रोवोक करती है कि आपको सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर करें जस्ट टू रिड्यूस दैट एंजाइटी. तो you are being less hooked if you have more in psychological flexibility. Now, moving towards in psychological inflexibility के second component की तरफ जिसमें हम लोग बात करते हैं कि if we are letting ourselves, we are just depending on our values, we are staying connected and we are less likely to change and persist with our behavior in the pursuit of our goals. जब आप अपनी वैल्यूज से जो है वो एम्पावर हो रहे हैं, आप अपनी वैल्यूज की तरफ मूव ऑन करने के लिए वो बिहेवियर्स वो एक्शंस करेंगे, यू आर अल्टीमेटली
leading yourself, you are ultimately getting even more flexible. Rather कि आपकी जो आपकी values हैं, आप अगर उनसे empower हो रहे होंगे, तो you are making yourself more directional and you are letting yourself behavior and behavioral endeavors as being more meaningful. And that's what the ultimate agenda of ACT is. Hopefully आपको जो treatments बताए गए हैं OCD के, उसमें आपको जो है वो कुछ clarity मिली होगी कि OCD है क्या and how can we treat it. Thank you.